बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? एक नई सुबह, एक ताज़ादम सुबह, एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह करे आज का दिन आपके और मेरे हक़ में बहुत बेहतर साबित हो सके और हम आज के प्रोग्राम से कुछ बेहतर आप तक डिलीवर कर सकें। जब बेहतरी की बात आती ना तो ज़िंदगी में हम बहुत दौड़ लगा रहे होते हैं हर चीज़ को बेहतर करने के लिए कि ये भी मिल जाए, ये भी हासिल हो जाए। बहुत सारी गोल्स हमने अपने सेट किए होते हैं, लेकिन इस तमाम दौड़ में हम अक्सर उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमें रब की तरफ से अता की हुई हैं। और अगर मैं बहुत ही लीस्ट अगर इसके लिए कोई वर्ड इस्तेमाल करूँ तो वो ये होगा कि जो हमें चीज़ मुफ्त में मिल जाती है हमें उसकी कदर नहीं होती। फिर चाहे वो हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों का जिक्र करूँ मैं, या मैं उन चीज़ों का जिक्र करूँ जो रिश्तों की सूरत में हमें नसीब होती है। हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, अक्सर अच्छे दोस्त हमें ज़िंदगी में मिलते हैं लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। और जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि यार वो कितना ख़ास इंसान था। और ये तो हज़रत अली का कौल भी है ना कि खुश नसीब है वो शख्स जिसके पास बेहतरीन दोस्त मौजूद है। खैर आज दोस्त का टॉपिक नहीं है, लेकिन आज बात ये थी कि वो रिश्ते, वो चीज़ें जो हमें ऐसे ही मिल जाती हैं हम उनकी हैसियत ही नहीं समझते। ये जो हवा है ये अरब की तरफ से हमारे लिए अता है, लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह पर बंद हो जाएं जहाँ पर हमें ऑक्सीजन ना मिल रही हो तो आप सोचें उस वक्त हमें इस ऑक्सीजन की कितनी कदर आती है कि या अल्लाह ये सांस क्यों नहीं आ रहा है, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही। ये जो हम सांस लेते हैं, जब इंसान की ज़िंदगी से इस सांस की डोर टूट जाती है तो फिर आपके जिस्म की कोई हैसियत नहीं रहती, आप बेजान हो जाते हैं, आप मुर्दा हो जाते हैं। तो ये जो सांस है ये कितनी ज़रूरी है, इस अमल को क्या हम बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं? और इस सांस लेने के अमल से या बेहतर सांस लेने के अमल से कितने सारे तरीके हैं जो आप अपना इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे, इवन के सामने वाला अगर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये भी आप उसके सांस लेने के तरीके से जो है वो जान सकते हैं। बेहतर प्रोसीजर ऑफ ब्रीथिंग से आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो कंट्रोल की जा सकती हैं, जो मैनेज की जा सकती हैं आपके ब्रीथिंग प्रोसेस से। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि सांस ज़िंदगी है, लेकिन इस सांस का आखिर मैकेनिज़्म है क्या। इस पर बात करने के लिए मैंने बहुत दिनों पहले इस पर एक रिसर्च पढ़ी थी, जो चीज़ें मैंने अभी आपके सामने रखी, लेकिन मैंने कहा था जब ये आएंगे ना तब मैं इस पर बात करूँगी। सो हमारे साथ मौजूद हैं, आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर इनको देखा है, अक्सर मेरे प्रोग्राम की भी ज़ीनत बनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत माशाल्लाह, सांस ठीक चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रो दिया। मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कि आपने सब कुछ कह दिया। मेरे पास रहने को आप नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है आपसे पूछने के लिए। माशाल्लाह से आप जो हैं बहुत सारे मामलात में बड़े बेहतर हैं। हम कभी सोचते नहीं है कि जो मैं सांस ले रही हूँ ये एक लम्हे को अगर रुक जाए तो फिर क्या होगा, वो अगला लम्हा होगा या नहीं होगा। जिंदगी है क्या? जिंदगी सांस का आना जाना है, बस जिस दिन ये वापस नहीं आती उस दिन जिंदगी नहीं होती, उस दिन ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन हमने कभी ज़िंदगी में इस ब्लेसिंग का शुक्र किया? चलें पहले तो आज शुक्र करते हैं अल्लाह का कि हमारी सांसें बहाल हैं और हम बेहतर तरीके से सांस ले रहे हैं। ये सोचें जब आखिरी लम्हात होते हैं किसी शख्स के जो बीमार होता है, तब जब उसको कहते हैं ना आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के प्रोसेस से गुजारा जा रहा होता है, वो लम्हा देखे कितना मुश्किल होता है उसके लिए, जब वो वेंट पर चला जाता है तब हमें पता चलता है हम कैसे सांस ले रहे हैं। और इस शख्स को देखो जब उसकी सांस उखड़ रही होती है, या आपने कभी किसी मरते हुए शख्स को देखा है, उसके जब आप पैरों को पकड़ के खड़े होते हैं और उसकी जान निकल रही होती है तो वो किस तकलीफ़ में होता है। अल्लाह खैर सबको ऐसे मनाजर से दूर रखे, लेकिन मैं कहती हूँ शायद देखना चाहिए ताकि हमें इबरत आ सके। नहीं राइट? रब की हर अता अपनी खता से वबा बना दे। वाह क्या बात है। रब की हर अता हम अपनी खता से वबा बना दे। ये जो सांस लेने का अमल है ना, ये इतनी बड़ी अता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी चीज़ से एलर्जी होगी या मैंने कुछ ठंडा खा लिया था तो ज़ाहिर साइनोसाइटिस है तो नज़ला हो ही जाता है। रात को लेटा, थोड़ी देर बाद आँख खुली और दोनों नसों से सांस नहीं आ रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। पहले तो मैंने हिसाब किताब किया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ अल्लाह खैर करे, कुछ हो सकता है, वक्त तो आ ही गया। मैंने कहा आ गया जी, बिल्कुल टाइम आ गया। पहले मैंने सोचा ज़िंदगी में काम कर लिए सारे, मैंने कहा अच्छा गुजरी है इतनी देर में। फिर मुझे एहसास हो गया ना इतनी अभी मामला ख़राब नहीं हुआ है। उठ के बैठा तो ब्रीदिंग आने के मुँह से ली सांस। 3 बज रहे थे। मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा यार कुछ कंफर्टेबल लग नहीं रहा, ऐसा करो हॉस्पिटल चलते हैं। अच्छा। मैं हॉस्पिटल गया,
वहाँ उसने सिंपल सा इंजेक्शन दिया, उसने कहा जी आपको कोई एलर्जी हो गई है, Okay. तो ये इसलिए साइनस आपको ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। मेरे ख्याल से विदिन 5 to 10 मिनट इंजेक्शन के बाद सब कुछ बहाल हो गया। Right. मैं कह नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है जी, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। तो लेकिन वो लम्हा कैसा होगा ना एकदम से जब मैं- आपको लगा होगा कि शायद, क्योंकि जहाँ सांस डिस्टर्ब होती है वहीं हमें लगता है कि अब मामला बिगड़ना शुरू हो गया। सिस्टर बाखुदा सच्चा कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, ये हल्फिया कह रहा हूँ, एक लम्हे के लिए तो छक्के छूट गया था, एक लम्हे के लिए बिल्कुल छक्के छूट गए थे। और मैं समझ रहा था कि या अल्लाह पता नहीं, अभी तो ये भी करना है, बच्चों की शादी वादी है, ये है मसले, अभी तो सारा अभी तो कुछ मैंने शेरवानी का flashes, नाप दिया हुआ है। pictures। मैंने कहा अल्लाह मियाँ कुछ ख्याल करें, अभी तो नाप दे के आऊँ, गला मैं ऐसे थोड़ी होता ऐसा सोच रहा था 3 जुलाई को शादी है उसकी। मैं कहा यार अभी सूट वूट लिया इतना महंगा, ऐसा थोड़ी होता, अल्लाह मियाँ आप देख रहे हैं सब कुछ, बड़ा मैं अजीब सोच रहा था। जी। बट एक बात कहूँ आपसे कि आज अलमिया यह है, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की, रिश्ते हों कुछ भी हो, हर वो अल्लाह की ब्लेसिंग जो हमें मुफ्त में मिल गई ना, हम उसकी कदर नहीं करते जब तक कि वो हमसे छीन ना जाए। हम इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम दुखड़े रोते हैं, ये हो गया वो हो गया। ये जो सिस्टम है सांस लेने का, अगर आप देखिए बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि नॉर्मल ब्रीदिंग कर ले। लम्हे भर को अगर वो सांस ना ले तो डॉक्टर उसको बाकायदा छोटे से बच्चे को, हाँ, उसकी बैक पर जो है उनको स्लैप कर रहे होते छोटे से बच्चे को क्यों मारते हैं? लंग्स एकदम काम करना शुरू करें, नहीं करते तो जिंदगी भर वो जो लम्हा है ना, 30 सेकंड 1 मिनट, जिंदगी भर फिर कहा जाता है उस बच्चे का माइंड में जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो सीपी चाइल्ड है या स्पेशल चाइल्ड हो जाता है। कितना मामूली सा लम्हा है। ट्रू। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये आपके न्यूरॉन्स की ग़िज़ा है। आपके ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन, प्रोटीन और ग्लूकोज। ग्लूकोज आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी उसी का मसला पड़ता है, और हम प्रोटीन तो खैर खा ही रहे हैं। हमारी प्रॉपर ब्रीदिंग ना होना हमें बेइंतहा नुकसान देती है। आजकल जो लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी ख़राब हो रही है, उसकी एक वजह मेमोरी है, नाक है, सांस है, और हमारे बहुत से कामों में हम सुस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, वजह हमारी ब्रीदिंग है। हम सुबह सो के उठते हैं, फ्रेश नहीं होते, बहुत सी वजह और भी होंगी, लेकिन एक ब्रीदिंग है। इसका मैकेनिज्म देखो ये है सिस्टर, नाक से, फिर नाक से सांस की नाली, उसके बाद फिर हमारा फेफड़े, फिर इन फेफड़ों से मैकेनिज्म से फिर खून का साफ होना, फिर इसके बाद ऑक्सीजन का जिस्म में जाना, खून में जाना, रेड सेल को जाना, रेड सेल फिर वो कैरी करके मसल्स को देते हैं, मसल्स उसको यूटिलाइज करते हैं, देन रिटर्न में उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो वहाँ से फिर दोबारा लंग्स में आती है, वो लंग्स से फिर दोबारा एक सिस्टम है। अच्छा मुझे बताएं कि मेरे ब्रेन को या मेरी बॉडी को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? हमारे जिस्म का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ऑक्सीजन का, वो हमारा ब्रेन इस्तेमाल करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। इसमें परसेंटेज मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारा ब्रेन इस्तेमाल करता है। बॉडी उसका शायद 1/4 करती होगी, या हाफ भी नहीं करती, हाफ से थोड़ा सा कम करती है। ठीक है। ज़्यादा हिस्सा हमारा ब्रेन इस्तेमाल करता है। राइट। जिस ब्रेन को इतनी ऑक्सीजन चाहिए हो और वो उसको यूटिलाइज करता हो, अगर उसको ब्रेन को कम दी जाएगी तो डल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, फंक्शन छोड़ देगा। और अगर एक्सेस मिल जाएगी तो? एक्सेस मिल जाएगी तो सुपर हाइपर हो जाएगा। सुपर आपने देखा है बच्चे कितना भागते दौड़ते हैं, हाँ। उनके नथने खुले होते हैं, कितने हाइपर होते हैं। जब हमारी तरह होते हैं फिर बैठ जाते हैं, कहते हैं हाँ जी क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो फिर बाद उनमें वो में एनर्जी नहीं रहती। वो कर लेंगे जी, कर लेंगे, हाँ, कल अच्छा, कर लेंगे। अच्छा आप इस पे भी मुझे बताइएगा, मैं एक यही जब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रही थी तो उसमें ना लिखा था कि ऐसा भी एक सिलसिला है जिसमें ऑक्सीजन शॉट्स दिए जाते हैं, लोग ऑक्सीजन लेते हैं, बाकायदा इनहेल की जाती है, और उसमें इतना ज़्यादा रेशो आपके माइंड को ऑक्सीजन का मिलता है कि आपका माइंड माउफ हो जाता है, और आप जो है जिस तरह अल्कोहल लेने के बाद आप जिस कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं ना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। फिर जब मैंने उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि जानने के लिए जो चीज़ आपके जहन को बंद कर दे तो आया वो हलाल है या उसमें क्या सिलसिला है, तो खैर मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मेरा कोई हक़ नहीं बनता इस बारे में कुछ बात करने का, लेकिन एज अ मुस्लिम अगर मैं किसी चीज़ की तरफ बढ़ूंगी तो मैं जानूंगी ज़रूर। तो उसमें लिखा था कि इट्स नॉट हलाल ऑक्सीजन शॉट्स लेना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एक्सेस में आपके माइंड को दी जाती है कि उसके बाद आपका माइंड माउफ हो जाता है, और वही कंडीशन होती है जो आफ्टर अल्कोहल लेने के लिए एक इंसान की होती है। मैं भी इसी तवज्जो को कहूँगा कि मैं इस पर कोई कमेंट से नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इसकी रिसर्च नहीं हम पढ़ी। तो आपस में भी डिस्कस लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से हमें हटा रही है, हटा दे जी, वो नॉर्मल तो नहीं है, एब नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। अगर आप मुकाबला करें और मुकाबले में तमाम तर उम्मीदवारों को एक जैसा माहौल ना दें तो वो मुकाबला तो ना हुआ। ट्रू, ज्यादती हुई वो। यूरोप में अब ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन थेरेपीज का कॉन्सेप्ट आ गया है,
माइकल जैक्सन एक बड़ा नाम रहा है, जो कि एक ऐसे ट्यूब में लेट जाते थे जहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन दी जाती थी, अच्छा। जिससे वो एंटी एजिंग इफेक्ट बॉडी में लाते थे। ओके। तो इसका भी एक थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी बड़ी कॉमन है। लेकिन जो बात आप कर रही हैं, ये भी माइंड को रिलैक्स करने के लिए है कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन से निकल जाएं। लेकिन अगर आप उस लेवल अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? डिप्रेशन में आ जाते हैं ना, तो कहते हैं हम अपने दिमाग को छोड़ देना चाहते हैं, हम अपने आप से अलग होना चाहते हैं, इसलिए हम नशावर अद्वियात लेते हैं। तो ये भी इस लेवल की ऑक्सीजन होती है जो आपको नशे में मुब्तला कर देती है। मुझे एक लतीफ़ा याद दिला दिया, ज़्यादा तो सुना दूं? हाँ जी बिल्कुल सुना दीजिए, सब खुश हो जाएंगे। एक शराबी को किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया रात 2 बजे। अच्छा, ओके। तो डांटने लगा, भाई कहाँ से आ रहे हो? कि मेरी कुछ बहुत ही ज़रूरत थी। और आप ये भी देखें कि अक्सर जब लोग गुस्सा करते हैं आपके सामने या शाउट कर रहे होते हैं, तो आप उनसे कहते हैं रिलैक्स करो, डीप ब्रेथ करो, रिलैक्स करो। जब आप डीप ब्रेथ करते हैं तो आप कूल डाउन होने लग जाते हैं। लेकिन डीप ब्रेथ कैसे करें जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग ही सही नहीं करते? तो डीप ब्रेथ करने के बाद आखिर ऐसा क्या होता है? सो प्रोसीजर ऑफ ब्रीदिंग, इसकी मैकेनिज्म, इसको आज हम जान रहे हैं। बहुत मज़े की गुफ्तगू हो रही है, आप हमारे साथ रहिए। हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सांस ज़िंदगी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए हमें अपने सांस के अमल को बेहतर करना होगा, बेहतर तरीके से हमें सांस लेना होगा। और जो लोग प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते, प्रॉपर ब्रीदिंग का प्रोसेस जिनका नहीं होता, उनके जिस्म में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं अगर आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर ना हो, ब्लड सर्कुलेशन ना हो, तो आपका वो बॉडी का पार्ट जो है वो ब्लैक होने लग जाता है। इतने मसाइल पैदा हो जाते हैं सिर्फ एक सांस लेने के अमल से। तो आज हम कोई बड़ी बात नहीं करेंगे, हम छोटी ही बात से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। और वो छोटी बात ये है कि मैं और आप किस तरह बेहतर तरीके से सांस ले सकते हैं। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हमें सांस लेने का तरीका ही नहीं आता। तो योगी वजाहत मौजूद है हमारे साथ, जिनसे आज हम इस मैकेनिज़्म को जानने और सीखने की कोशिश करें। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, मुझ समेत, हम सब आपके स्टूडेंट हैं, हमें ये बताएं हमें ब्रीदिंग प्रॉपर कैसे करनी है कि हम बीमारी से और इस हाइपर एक्टिव जो सिचुएशन हो जाती है इससे बच सकें। देखिए, मेरा ताल्लुक योग से है, आयुर्वेदा और योग से। और योगा में प्राणायाम के नाम से एक अलग चैप्टर है पूरा, ठीक है। यानी ब्रीदिंग के जो हमारे योग के जो स्टेप हैं, उनमें एक स्टेप सांस लेने के तरीके हैं। प्राण का मतलब यूनिवर्सल कायनाती तवानाई है, पर जब योग में हम प्राणायाम कहते हैं या प्राण कहते हैं, तो उसका मतलब होता है ब्रीदिंग, सांस लेने का तरीका। योग में 60 से ज़्यादा सांस लेने के तरीके। आम आदमी 2 तरीके से लेता है, इनहेल और एक्सेल। बस हम जब सांस लेते हैं तो हम सांसों के अंदाज को बदल देते हैं सांस लेने के। अच्छा। और उसका इफेक्ट, सांस लेने से आप ब्लड प्रेशर हाई कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो कर सकते हैं, आप किसी के ब्रेन को पढ़ सकते हैं और किसी के ब्रेन में आप आइडिया को डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप मेमोरी में कंप्यूटर पे काम करते हैं, डिलीट कर दें। हिप्नोटाइज करने वाली बात हो गई। ब्रीदिंग से होता है, ब्रीदिंग से आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। बहुत आसान, बहुत आसान है। इवन NLP में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करके आप उस आदमी से कुछ भी करा सकते हैं, इवन कि वो बेचारा अपने आप को मार सकता है, सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न से, मैचिंग से। आप जैसे आप बैठी हैं, मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया, और आपको फॉलो करने के लिए अब आपने छोटी उंगली भी हिलाई थी, तो मैंने उसको भी ला लिया। अब मैं सिर्फ आपकी बॉडी को देखने के बाद आपकी ब्रीदिंग को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। ओके। जैसे मेरी ब्रीदिंग फॉलो होगी तो मैं उसको कॉपी करूंगा। अच्छा। और जब मैं कॉपी करूंगा तो थोड़ी देर में मेरा पैटर्न और आपका पैटर्न ब्रीदिंग का एक हो जाएगा। अगर मैंने उसको जरा सा बदलने की कोशिश की और आपने वही देख किया, तो मींस कि अब मैंने टेक ओवर कर लिया। अब मैं जो भी बॉडी को करने की कोशिश करूंगा, आपका दिल भी वही करने को करेगा। तो ये क्या एनर्जीज मैच हो जाती है, फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं इसमें? दुनिया में कई तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के। एक जमाना था कि इंसान का चेहरे से हम तस्वीर से देखते थे, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, इंसान की जो आंख के अंदर पुतली है उससे भी चेक हो सकता है, फिर अंगूठे भी आ गए, अब क्या स्कैनिंग होती है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा देते हैं। यहाँ तक देखा जा रहा है कि हर इंसान के ब्रीदिंग का पैटर्न जो है वो मुख्तलिफ है। क्या हम ब्रीदिंग पैटर्न से भी इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? राइट। मैं एक इंग्लिश मूवी देख रही थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, तो वहाँ ऐसे एक इंसान था बहुत शार्प ना, वो हिप्नोटाइज कर सकता था, वो एक्सपर्ट था इन तमाम चीज़ों में। तो वो लोगों को, जो यंग स्टूडेंट्स होते थे, उनको वो हिप्नोटाइज करके उनसे क्राइम कराया करता था, और वो क्राइम करके आके नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारते थे, और वो मास्टरमाइंड था। तो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव इस्तेमाल भी करते हैं इन तमाम चीज़ों का। देखिए सिस्टर,
कोई भी चीज़ अल्लाह ने अता की है वो इसलिए अता की है कि ये मेरी है, तुम ले लो, बट अकाउंटेबिलिटी मेरे पास, खंजर मेरे पास है। अब उस खंजर से मैं अगर सर्जन हूँ तो मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, और कोई अगर दहशतगर्द हूँ तो किसी का पेट काट सकता हूँ। खंजर का कसूर नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाले, टेक्नोलॉजी का कसूर नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले। लेज़र आप नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन लेज़र से तो बहुत कुछ अब होता है, बहुत कुछ होता है। यस। इसी तरह प्राण जो है, जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज है, उसके 8 बुनियादी एक्सरसाइज हैं। जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, मिसाल के तौर पर गर्मियाँ आ रही हैं, हद दर्जे आ चुकी हैं, तकरीबन आ चुकी हैं। मैं तो कहूँगा कि अभी और आ रही हैं, अभी और आ रही हैं। मुझे छोटी बहन आई हैं, बड़ी वाली आएंगी तो पता चलेगा। ठीक है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, उसका एहतियात कीजिए। लेकिन ऐसी हालत में जहाँ पे सब लोग उसकी चीज़ें बताएंगे, हम योग से भी सहारा ले सकते हैं। और इसकी एक मखसूस ब्रीदिंग है जिसको कहते हैं शिताली। शिताली प्राण, अगर कोई सहरा के अंदर फंस जाए, उसको पानी नहीं मिल रहा और कई दिनों का प्यासा है, तो अपनी प्यास को कैसे बुझाएगा वो? सांस के जरिए, बगैर पानी पिए वो कैसे जिंदा रह सकता है? ब्रीदिंग के जरिए। ठीक है, ये बड़े वसूख से बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अब योगा जगह जगह होने लगा है, तो बहुत से योगी भी देख रहे होंगे सब, वो कहेंगे ये क्या बात कर दी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में आपको देखा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बल्कि लाहौर जा रहा हूँ संडे को, उम्मीद है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा योगियों का मजमा होगा कैनाल व्यू पे, जहाँ पे मैं ये कराऊंगा, तो वहाँ बेशुमार योगी आ रहे हैं, कई हज़ार। हम सब वहाँ पे योगा करेंगे बैठ के, बड़ा मजा आएगा। तो बहुत सारे योगी हैं, अब उन तमाम के लिए, और उन तमाम के लिए जो योगा नहीं जानते। शिताली प्राण एक बहुत खूबसूरत ब्रीदिंग है जिसमें ज़बान बाहर निकाल के मुंह के जरिए सांस लेने की कोशिश की जाती है। मैंने मुंह से सांस ली, ठंडी हो गई, बिल्कुल ज़बान बिल्कुल ठंडी हो गई। तो एटमॉस्फेयर में जो पानी था उसको मैंने जज़्ब करने की कोशिश की है। मैं बगैर पानी पिए बड़े आराम से 40 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। अच्छा, मतलब आपने ज़बान को फोल्ड किया, राउंड बनाया, अगेन आप देख सकते हैं ये, और इसमें जो है वो सारा मॉइस्चर जो आपके एनवायरनमेंट में था, जो हवा में था, वो आपकी टंग पे आ गया। उसके बाद आपने ऐसे किया जिस तरह आपने कोई चीज़ पी ली है, इस तरह का आपने इस चीज़ को किया। 20-25 दफ़ा करें। अगर किसी को साइनस है तो बाकायदा नज़ला शुरू हो जाएगा, इतना ठंडा कर देता है, ये पूरा जिस्म ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हम कहीं बाहर होते हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा होता, या आपको वो नॉर्मल पानी मिल रहा होता है और आप कहते हैं कि नहीं मुझे मिनरल वाटर चाहिए, ऐसा होता है, लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि तो आप इस तरह की ये चीज़ कर सकते हैं इजीली, राइट? देखिए, हम सफ़र पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई ऐसा शख्स मिल गया, फ़र्ज़ कीजिए खुद नहीं, हम उसको ये ब्रीदिंग बता सकते हैं, और ये पूरा ठंडा हो गया मेरा। अच्छा। ये ठंडा हो गया, तो मुझे कोई वो नहीं करना कि मैं आपको शायद बल्कि ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर 20-25 दफ़ा हम करें तो ये बिल्कुल नरम सा हो जाता है, जैसे हमने पानी थोड़ा पी लिया, नमी मिल जाती है। ठीक है। पानी की कमी दूर करने के लिए गर्मियों में ये बहुत बेहतर। अच्छा, जो लोग अभी हीट स्ट्रोक या गर्मी में लाइट नहीं है, बुरा हाल है लोगों का, तो वो ये ठंडा कर सकते हैं अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकते हैं। ये एक ना रूम टेम्परेचर होता है, फला हमने लिया है, कूलर ये लिया, ये मैकेनिज्म है अल्लाह का बनाया हुआ। ठीक है। इसको सांस की जब ब्रीदिंग की बात होती है, एक तो शिताली है, दूसरी शितकारी है। शितकारी अगर ज़बान बाहर नहीं निकलती तो ज़बान को तालू से लगा के थोड़ा रोल करके दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखें, तालू से लगाएं और जोर से दांतों के जरिए हवा खींचें, उसका भी यही इफेक्ट है। शिताली और शितकारी का दोनों का इफेक्ट है। आप कह रहे हैं ज़बान को रोल करना है, अंदर ऊपर लगाइए, तालू में ऊपर लगाएं। ज़बान जिनकी बाहर नहीं निकलती, मेरी तो निकल आती है, सांप की तरह बन गई तो घुमा लेते हैं। ठीक है, 3 तरह की ज़बानें होती हैं, मेंढक की सांस, भैंस की सांस और सांप की, गाय की, जिसको कहते हैं, भैंस तो नहीं, गाय की। क्या सांस? ज़बान जो होती है 3 तरह की होती है, मेंढक की ज़बान, गाय की ज़बान और सांप की ज़बान। जो लोग सांप की ज़बान, मेंढक की ज़बान नहीं देखी मैंने, गाय की भी देखी होगी। हाँ, ऐसे करके। और गाय की क्या ऐसे मोटी, जब गाय के ज़बानों को बात करेगा इस तरह बात करेगा, मुँह से ज़बानों के ज़बान में भाव ये है कि आवाज़ नहीं निकलेगी इस तरह। ठीक है, और जो बहुत ही बारीक बनी है, देखिए मैं बादल ख़ास था जब मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, जब यानी गुफ्तगू में जब मेरी आवाज़ के अल्फाज की अदायगी बहुत जामे हो जाए और अल्फाज
इस तरीके से निकलें जैसे कदम ब कदम कोई रम्हा चल रहा, तो उस समय मेरे दिमाग की जो है वो सांप वाली, जिसको हम कहते हैं, जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम ज़ियाउद्दीन साहब का एक शेर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उसकी अदायगी करता हूँ, तो वह ना फैज़ के नज़्म के निसार तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म से कोई न सर उठा के चले। क्या बात। तो एक उसमें एक है, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिसमें जहाँ बचा के चले, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। ये जो लफ्ज़ हैं आप गाय की जुबान से नहीं कह सकते। ये जो अंदाज है ये सांप का है, लेकिन सांप को अगर हम बात करें, हम अगर अपनी कंट्री की बात करें या मुस्लिम्स की बात करें, अगर आपको ख्वाब में भी सांप नज़र आता है तो आप कहते हैं दुश्मन की अलामत है, खौफ की अलामत है। लेकिन कुछ दूसरे लोग जो हैं वो उनके लिए ये जो है मुख्तलिफ बिलीव्स हैं सांप के, तो वो उनके लिए उस ख्वाब का मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो मैं अक्सर कन्फ्यूज़ भी हो जाती हूँ कि ये क्या मामला है। वो एक चीज़ है, वो मैं देखूंगी तो उसका मतलब कुछ और होगा, कोई और देखेगा तो उस ड्रीम का मतलब कुछ और होगा। ऐसा ही है ना, प्रिटेंड करते हैं ना हम। बिल्कुल। देखिए एक चीज़ है घास, अगर आप किसी को कहें घास खाओ, हमारे माशरे में हम कहें ना किसी को घास खा लो, वो लड़ने लगेगा। कैंसर के मरीज को अगर हम कहें कि गंदम की घास खाओ तो वो कहेगा कि बताएं कहाँ से मिलेगी। अच्छा, गंदम के साथ जो की घास जो होती है वीट ग्रास कहते हैं उसको। ओके। वीट ग्रास में खास तौर से ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो हम देते हैं जिनके सेल्स नहीं बन रहे। थैलीसीमिया का जो मर्ज है, थैलीसीमिया के मरीजों को अगर आप गंदम की घास दे दें वो खुद ही अपने लगा लें। आप किसी को हम कहें घास खाओ, ठीक, तो ये तो बड़े तो आपने देखना पड़ेगा तो किस जगह कौन सी बात हो रही है उसके हिसाब से। अच्छा, एक ब्रेक में ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यही गुफ्तगू जारी रहेगी। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम सांस का अमल बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पे हम बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कोई प्रोग्राम आपको करना हो ऐसा जिसमें बहुत रिसर्च की हो या बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जिनको आप शायद सिर्फ देखा करते थे, आज वो आपके सामने आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पे सांस फूल रही होती है समझ ही नहीं आ रहा था कि बोलेंगे क्या, कैसे प्रोग्राम करेंगे, कितना मुश्किल लगता है। तो उस वक्त भी सांस नॉर्मल नहीं हो रही होती। फिर सांस को नॉर्मल करने के लिए एक तो ये कहा जाता है कि नहीं सना तुम सब कर सकती हो। उसके बाद डीप ब्रेथ ली जाती है और वो डीप ब्रेथ इतनी उस वक्त जो है वो फ्रूटफुल साबित होती है कि चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सो ये जो सांस है ये क्या डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है? और अगर आपको सांस के बारे में आगे ही नहीं है तो वो किसी ने क्या अभी मुझे एक बात बताई थी कि लतीफ़ा जो है, लतीफ़ा ही है, बड़े लतीफ़े आते हैं। मौजू के मुताबिक मिल जाए तो आप देखें मेरा ब्रेन कितना अच्छा चलता है। पूरा नाम मेरा मोहम्मद ऑक्सीजन मिल रही है, वजाहत अली खान है वैसे मेरा नाम, लेकिन देखिए मेरा ब्रेन कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कहा, मैंने पूरा नाम बताया, वजाहत अली खान आफरीदी मेरा नाम है, ठंडा बस्ता क्वार्ट। ओके। तो एक साहब कहने के मैं सुबह सुबह निकला तो मैंने देखा कि बुजुर्ग सी खातून बार बार घर से बाहर निकल रही हैं, फिर अंदर चली जाती हैं, फिर बाहर निकल रही हैं, फिर अंदर चली जाती हैं। जब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं उनके पास गया, मैंने कहा माँ क्या बात है, आप कुछ परेशान है? कहते नहीं बेटा, मेरी बहू जो है ना वो योगा कर रही है, तो उसका गुरु बार बार कह रहा है सांस को बाहर निकालें, सांस को अंदर लाएं, सांस को बाहर निकालें। वो पता नहीं कि मुझे कहती है मामा जाओ बाहर फिर अंदर बुलाओ। तो देखना पड़ता है कि वो सांस है या सांस है। तो सांस और सांस का फर्क जब तक नहीं आए तो हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है सांस कैसे लेते हैं। सांस तो बता दें, हमने आज आपको इसलिए तो बुलाया है। सी बात है, बताइए। पहले बैठिए, अल्लाह सुब्हान ताला की हर नेमत का पहले फोकस करते हैं। ओके। जब आपको उसकी अता पे गौर करने का वक्त ही नहीं मिला तो आप उसको इस्तेमाल करने की सादत कैसे हासिल करेंगे? ट्रू। हमेशा पहले आप वक्त दीजिए अपनी। देखें मैं अब ये लतीफ़ा नहीं बट ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब है, आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूँ। एक शख्स किसी बुजुर्ग के पास पहुँचता है और कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे लिए दुआ करें। बुजुर्ग ने कहा ऐसा तो ना कर भाई, कुछ तो रब ने दिया होगा। कहता है सर कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी, झोंपड़ी में रहता हूँ। उसने कहा झोंपड़ी तो है ना, बाद लोग तो झोंपड़ी में। कहता है बाबा बातें ना करो, मुझे कुछ दुआ कराओ। सुना है कि तुम दुआ करते हो तो सब कुछ मिल जाता है। उसने कहा अच्छा ये बात है तो फिर कुछ पे करेगा? कहता हाँ करूँगा। कहता अच्छा एक काम कर, नालायक आदमी, जा पहले अपनी आंखों का शुक्र अदा कर जो रब ने आंखें दी हैं। कहता है अच्छा कब तक करना है? कहते बस एक दिन। वो सुबह बैठा, नाश्ता करके बैठ गया एक जगह टीले पे जाके। तो बुजुर्ग ने कहा तू सामने बैठना करने ऐसा ना कर, बस ये बोल तू जाके कि अल्लाह मेरा शुक्र तूने आंखें क्या प्यारी दी, अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे आंखें दी।
वो बैठ गया। दोपहर के वक्त उनका एक मुरीद वहाँ खाना लेके गया, तो उन्होंने देखा कि वो बोल रहा है लेकिन आंखें कभी बंद करता है, कभी खोलता है, कभी बंद करता है, कभी खोलता है। तो खाना रख दिया उन्होंने, आगे बाबा को बताया, बाबा बोल तो रहा है लेकिन आंखें बंद करता है, खोलता है, पता नहीं क्या कर रहा है, कनेक्ट करने दे, शाम को कुछ पता तो चले। शाम को जब वो गया तो वो बड़ा हैरान हो कि दोपहर का खाना वहाँ रखा है और रात का खाना वो देने गया शाम का, तो उसने कहा दोपहर का खाना खाना खा लो, लेकिन उसकी आवाज़ बंद, चुप, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो वो वापस आया बुजुर्ग के पास, तो बुजुर्ग उसने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया, अब बोलता भी नहीं है, आंखें बंद करके बैठा है। उन्होंने कहा चलो रात में देखेंगे, भूख लगेगी तो दोनों खाने खा लेगा। जब रात के वक्त वो वहाँ गए हैं तो अजीब मंजर था, वहाँ पे शाम के लिए लाए थे वो भी रखा है, दोपहर का खाना भी रखा है और वो बंदा बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। तो बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा तो नहीं खुदा न खासा इस पर कोई कैफियत हो गई हो। तो वो भागते हुए गए वहाँ, तो उठो 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 उठो, वो बैठा हुआ है। बुजुर्ग ने कहा उठो, उसने आँख खोली और उसको देखे कहा जाओ जाओ तुम जाओ बाबा, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। उसने कहा मुझे क्या लेना देना, तू मेरे पास मांगने आया था। हाँ। वो घबरा गए कि भाई कुछ इसको नुकसान, अच्छा चल मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। कहते नहीं कराऊंगी, जाओ नहीं कराएंगे। तो उसने कहा क्या हो गया, तुम यहाँ पे आए थे, कहते तुमने जो मुझे इस गोरख धंधे में डाला, मैं जब तुम्हारे पास आया था कि मेरे पास कुछ नहीं है तो तुमने कहा सिर्फ आँख का शुक्रिया अदा करो, मैं बैठा आँख का शुक्रिया अदा करने था, बट हवा चली और कुछ मिट्टी उड़ के मेरे आँखों में चली गई, तो मैंने देखा कि मैं इस मिट्टी से बचने के लिए खुद ब खुद आंखें मेरी बंद हुई थी। मैंने सोचा अगर ये पलकें ना होती तो क्या होता, तो मैं बार बार ये सोचता हूँ बंद करके बंद होती हैं, वाह 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 वाह, अल्लाह ने कितनी प्यारी चीज़ें मेरी पलकें बनाई हैं। मैं तो सारे वक्त बैठ के पलकों का शुक्र अदा नहीं कर सका, आंखों का वक्त तो बहुत बाद में गया, जब वक्त आंखों का आएगा फिर दुआ मांगेंगे। क्या बात है, क्या अरे पहले आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माने तो सही रब ने क्या दिया। बेशक हम तो चेहरा देखते हैं, रंग रूप देखने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। खुदा ने सबसे बड़ी जो चीज़ दी है नेमत में जिंदगी है, वो अपने हैं, पहले उनको मानो फिर उनका मान करो। बड़ी अपनों के लिए अपने लिए जिंदगी गुजारो। और ये जो लॉजिक्स होती है ना, यही जहन के किसी कोने पर नक्श हो जाती है। अगर हम किसी को डंडा लेकर कोई चीज़ सिखाते हैं ना तो वो कभी भी नहीं सीखती, ये इंसानी फितरत है। और जो चीज़ जितनी गलत बात भी आप सही अंदाज में सही टोन में कहेंगे, हाइपर होकर गुस्सा करके कहेंगे, तो वो गलत सही बात भी अपना इम्पैक्ट सही नहीं छोड़ेगी। गलत बात भी आप या किसी को समझाने के लिए भी कोई बात आप अच्छे से धीमे अंदाज में कहते हैं तो वो लोगों के दिलों पर असर करती है। लोगों के ईमान ताज़ा हो जाते हैं जब आप अच्छी बात अच्छे अंदाज में करते हैं। मुझे 2-3 चीज़ें आपसे ख़ास जाननी है क्योंकि अभी हमारे पास वक्त भी कम है। वो तमाम लोग जो जॉब्स के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो वहाँ शायद आपकी क्वालिफ़िकेशन तो एक तरफ, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, उसके अलग मार्क्स होते हैं जो दिए जाते हैं। इवन आप CSS के इंटरव्यूज़ देख लें, तमाम इंटरव्यूज़ देख लें जो दिए जाते हैं, उसमें आपके कॉन्फिडेंस के मार्क होते हैं। आप इंटरव्यू रूम में जाने से पहले या आप अपने बॉस से मिलने से पहले आप ऐसा कौन सा प्रोसीजर ऑफ ब्रीथिंग कर सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस रहें, आप कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें? भूल जाते हैं अक्सर आप सिर्फ ब्रीथिंग के प्रोसेस ना बेहतर होने की वजह से। सिंपल काम एंड रिलैक्स ब्रीदिंग, जिसको हम कहते हैं सिंपल डीप ब्रीदिंग। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल पे ज़्यादा तवज्जो दें। जैसे आपने तवज्जो अपनी नोस्ट्रिल पे, और ये इसका बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान मेडिटेशन है। मैं ध्यान यहाँ दे रहा हूँ, कुछ देर के बाद तमाम मसाइल से डिटैच हो जाऊंगा। अब मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। अच्छा, आपने क्या किया? सिर्फ मैंने सारा ध्यान यहाँ रखा है, नोज पे ऐसे यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, यही ध्यान रखा लेकिन अपनी आंखें खोल ली। अब मेरी आंखें खुली हुई हैं और मेरा पूरा ध्यान यहाँ पे है। आइज़ यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन मैं आइज़ ऐसे रखूँगा, ध्यान मेरा यहाँ रहेगा। मुझे कोई चीज़ इस वक्त डिस्टर्ब नहीं कर रही क्योंकि ब्रेन को कुछ और सोचने की जगह मैं सिर्फ यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर बच्चे ये प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, और ये प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाती है, तो कुछ दिन के बाद आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पे आ रहा है तो आप डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं होंगे, इधर उधर ब्रेन भटकेगा नहीं, फोकस ज़्यादा रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो चंद गहरी सांस ले लीजिए। ठीक है। लेने के बाद उसको लॉक कर लीजिए अपने मुद्रा के साथ। अच्छा, वो कैसे करेंगे? जैसे आपने गहरी सांस ली, ओके, मुद्रा लॉक किया। अब मेंटली आपने रिपीट किया कि आइंदा जब कभी भी मैं ये मुद्रा लगाऊंगी तो मुझे मेरी जो ब्रीदिंग है वो बड़ी डीप होगी, अच्छी होगी और मैं गहरी ऑक्सीजन ले रही हूँ। अच्छा, नहीं, ये आप जो इसको लॉक करने की बात करें, इसमें क्या करूंगी मैं? इनहेल करके दोनों इनहेल एक्सहेल करने के बाद मैं इसको लॉक कर दूंगी। मैं कह रहा हूँ अपने आप से, देखें, ये जबानी कह रहा हूँ जी। आइंदा जब कभी मैं अपने दोनों उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर को और अंगूठे को टच करूँगा और डीप ब्रीदिंग करूँगा, जब भी ऐसा करना चाहूँगा तो मैं इसको जैसे लॉक करूँगा ऑटोमेटिकली मेरी ब्रीदिंग जो है नॉर्मल
लेकिन बहुत ही डीप और बेहतर हो जाएगी, या नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगी। मैं स्लो रहूँगा, काम रहूँगा, जो भी आपने करना है वो कर लिया। उसके बाद जब आप गए हैं टेस्ट देने, ऑपरेशन यानी किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो आपने अपनी मुद्रे को यूँ टच किया, आप बैठ जाए, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको रिफ्रेम किया हुआ है, एंकरिंग की है NLP टेक्निक की तरफ। क्योंकि हम मौजूद ख़त्म कर रहे हैं, और तो मैं ये कहता चलूँ कि सबसे अच्छी ब्रीदिंग जो है वो काम एंड रिलैक्स है। सुबह के वक्त बहुत बेहतरीन ब्रीदिंग होती है, उसका एहतमाम करें। आइडियली नमाज के बाद अगर वॉक करने जाते हैं, जो कि हम प्रमोट करते हैं। जो काम एंड रिलैक्स आपने बताई थी, क्या हम एक बार फिर से बता सकते हैं? जी बताइए। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है सिस्टर, कि ऐसा नहीं है कि मैं यूं पैर करके बैठूं, ऐसे बैठूं और कहूँगा मैं काम एंड रिलैक्स हूँ। मैं काम एंड रिलैक्स नहीं हूँ, ये बॉडी बता रही है कि मैं रिलैक्स नहीं हूँ। तो बेहतर है कि आप आराम से बैठें, पुरसुकून हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइन स्ट्रेट और ये सब छोड़ दें, बैठे कुर्सी पे और कहीं पे भी ये मुद्रा लगा लिया। आप ब्रेन को ये मैसेज दिया है कि जब भी ये टच रहेगा मेरी ब्रीदिंग इस पैटर्न पे आएगी। ना आप बहुत तेज सांस ले रहे हैं, ना बहुत स्लो ले रहे हैं, एक नॉर्मल तरीका कार है जिससे आप सांस ले रहे हैं, जिससे अदरवाइज को बहुत ज़्यादा आप नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, आर्टिफिशियल नहीं जाना। आप फर्ज कीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरा इंटरव्यू है, घबराहट हो रही है, मैं आपके सामने आऊँ, मैडम अस्सलाम वालेकुम, लेकिन मैंने जैसे ही ये लगाया, मेरे ब्रेन को पता है कि ये लगाते ही मेरी ब्रीदिंग को नॉर्मल हो गया। मेरा नाम वजाहत है, मैं आपके यहाँ जॉब के लिए आया हूँ और मैंने ये पेपर दिया। हमारे पास वैकेंसी नहीं है, प्लीज़। कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छे आदमी को आप छोड़ रहे हैं तो वैकेंसी निकाल लीजिए, क्योंकि मेरे जैसे आदमी मिलते नहीं है। मैं तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटे के लिए आया था, तो अगर आप चाहें तो मैं ये स्लाइड्स आपको यहाँ चैनल पे हमेशा दे सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक बहाना था 1 घंटा, लेकिन ये कई घंटों पे जा सकता है। राइट, वेरी श्योर, आई एग्री। चलिए जॉब में, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा यहाँ मुझे एक चीज़ और आपसे जाननी है, जो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, सफोकेशन होने लग जाती है। 4-5 लोग बैठे हैं, वो बिल्कुल इस एनवायरनमेंट में ठीक होते हैं, लेकिन जो अम्मा है घर में या आपके अब्बा जी हैं, उनको घबराहट होने लग जाती है। वो कहते हैं नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे खुली फिज़ा में जाना है। वही माहौल जो दूसरों के लिए ब्रीदिंग के प्रोसेस को नॉर्मल रखता है, वो अक्सर घर के बड़ों के लिए इतना बेहतर साबित नहीं होता। ऐसी कंडीशन में उन लोगों को क्या करना चाहिए? 2 बातें हैं, एक तो ये कि शायद उनको ब्रीदिंग का मसला हो सकता है नोस्ट्रल ब्लॉक हो, और जब वो रूम में आते हैं और जहाँ पहले से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उनको ऐसा होता हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि शादीशुदा अफराद में ऐसा होता है कि बीवी सामने बैठी है तो दिल को चाहता है कि बाहर जाके ब्रीदिंग की जाए, वो एक बहाना है, तो उस पर ना जाइएगा। अच्छा। लेकिन ऐसे कोशिश करें वेंटिलेशन होनी चाहिए। हमारे घरों में ये जो हमने दरबे बना के बैठे ना, पर्दे डाल दिए, सब डाल, AC चला रहे हैं। अगर आपको चेक करना हो कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, जो मैं बहुत सिंपल मिसाल देता हूँ। मैं अक्सर ट्रैवलिंग करता हूँ बाय रोड, तो जा रहा होता हूँ हम लोग, जब आप गाड़ी के अंदर AC चलाते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि आप ऑक्सीजन तो ले रहे थे, वो कंज्यूम कर लिए, अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया। थोड़ी देर के बाद कराची से हैदराबाद अभी आप गए हैं, हो सकता है आप टूल प्लाजा पहुंचे हो तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगी, घबराहट शुरू हो जाएगी, आपको दिल चाहेगा जल्दी से शीशे नीचे करें, उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। सबसे खतरनाक चीज़ है बच्चों को बैठा के गाड़ी के अंदर AC चलाना, बच्चों की मेमोरी का बेड़ा गर्क हो जाता है। नुकसान होता है। तो आप अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आप इस तरह बीच में कहीं ब्रेक लेके, या आप विंडोज नीचे कर दें, हर वक्त AC की भी जरूरत है। वो एक आवाज़ आती है, हवा बहुत आती है, भैया फ्रेश एयर को ले लीजिए, फ्रेश एयर, और कोशिश करें कि पीछे वाले जो ग्लासेस हैं उनको हल्का सा स्लाइडली नीचे कर दें, ताकि वो ऑक्सीजन जो वो एयर आ रही है वो निकलती भी रहे, बहुत बारीक, ताकि वो निकल जाएगी। आप उसकी फिक्र ना करें, वैसे तो खैर वो गाड़ी में से निकलती नहीं, लेकिन कोशिश करें कि फ्रेश एयर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। ठीक है। और आजकल क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं तो एक नुस्खा और बता देता हूँ। मैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ तो हम ये इस पर काम करते हैं। आपने देखा है जब गर्मियाँ बहुत हों, AC वो लाइट चली जाए, हम क्या करते हैं, छत पे चलो भाई, आराम से बैठेंगे। इसका मतलब बाहर हवा ठंडी है, कमरों में गर्म है। बजाय इसके कि आप AC लगाएं, आप बाहर की हवा को किसी तरीके से पंप करके अपने कमरे में ले आइए, आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आपको ऑक्सीजन की कैसे लाएंगे अंदर? बहुत आसान है, वो मैंने अपने घर में एक सिस्टम ऑफिस में तो बना लिया है। अच्छा। तो मैंने एक छोटा सा एयर पंप सा लगाया हुआ है, वो एयर को सक करता है और पाइप से, और ये जो आजकल फ्लेक्सिबल पाइप है खुलने वाले, मैंने वो लगाए हैं। तो ये पंप्स मिलते हैं मार्केट? बिल्कुल, अब एयर जो ब्लोअर्स मिलते हैं ना, वो छोटा सा ले लें और उसको बैटरी से चलाएं, तो जब लाइट चली जाए तो वो चलेगा। तो जैसे वो एयर ब्लोअर मारेगा, एयर वो सक करके निकालेगा और आपके कमरे में कोई गर्मी नहीं होगी। गर्मी में आप आराम से बैठे हैं, क्या जरूरत है कि आपको AC और पंखे की जरूरत पड़े। राइट। अच्छा, ये एक और भी चीज़ बताएं, ये जब मैं पढ़ भी रही थी
तो इसको जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप सामने वाले के सांस लेने के अमल से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपसे सच बोल रहा है या ये झूठ ओन भी कर रहा है या सिर्फ ये इस वक्त इस सिचुएशन को गुजारने के लिए ये बात कर रही है। आप सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन सांस लेने से भी आप देखने के अंदाज से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सच्चा है या झूठा है। तो अम्माई ने अक्सर लगा लेती कि देखो इसको जिस तरह ये इस वक्त बिहेव कर रहा है ऐसे पता चल रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? माँ को छोड़ दें जी, माँ की फिलॉसफी कुछ और, माँ की फिलॉसफी कुछ और है। खुदा ने उसको कुछ ऐसा अता किया है कि वो उम्र के किसी हिस्से में भी अपने बच्चे के चेहरे को देख के बताती है कि तुमने खाना नहीं खाया, और ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी बच्चा नहीं बता सकता कि माँ भूख के पेट खराब। ट्रू, वेरी ट्रू। उसको छोड़, इसको हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल आपने ठीक, इस पे बात ही नहीं, माँ पे नहीं हो सकती, माँ पे बात नहीं हो सकती। माँ को समझना और रब को समझना ही माँ पे नहीं। खैर जाने, तो हम जब पुरसुकून होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग का पैटर्न, हमें जोर नहीं लगाना होता, हम सच बोल रहे हैं, हमें फिक्र ही नहीं, हाँ जी खाना पका जब हम झूठ बोलते हैं तब हमारे अंदर ही कुछ बनाना पड़ता है ना, तो हमारा ब्रेन ऑक्सीजन ले रहा है, हम क्रिएट कर रहे हैं और फिर बना रहे हैं, तो वहाँ सांस टूटेगी। और जब हम पुरसुकून होंगे सांस नहीं टूटेगी। जो है बोल दिया, जो करना है कर लो, ये सुकून होता है ना, जो करना है कर लो। लेकिन जहाँ पे हमें ये पता होता है कि करने वाला शतरंज खेल रहा है ना, ये चलूंगा चाल तो ये चलेगा, ये चलेगा, तो वहाँ सांस टूटेगी। जब सांस टूटते में कोई जवाब दे तो जरा शक होता है कि वो सच नहीं बोल रहा, वो सच नहीं बोल रहा वहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ आपकी बड़ी एक्टिव काम कर रही होती है ना, तो आपको पता है आप गलत हैं ही नहीं। वहाँ वो आपने वैसी जो बात की कि आप इतने ये ब्रीदिंग का पैटर्न सिर्फ आम लोगों पे चलता है, पॉलिटिशियन पे नहीं। उनको हमने वो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। नहीं ये सच बात है, वो बड़े प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत मैं खिलाड़ी होते हैं। प्रैक्टिस कराता हूँ तो बुरा मत मानिएगा, मैं भी उनका ट्रेनर हूँ, तो मैं सिखाता हूँ कि कैसे बोलना है। ये अलग बात है, वो जो भी बोलते हैं मेरा काम जहाँ तक है वहाँ तक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप स्पीच कर रहे होते हैं या आप किसी से आप एड्रेस कर रहे होते हैं, तो जो ऑन पेपर चीज़ें होती हैं डेफिनेटली वो ऑन ग्राउंड नहीं होनी होती हैं, उनका प्रैक्टिकली कोई हैसियत ही नहीं होती। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि सामने वाला कहते हैं नहीं, जो ये बोल रहा है ये वही करेगा, चाहे बाद में आप करें। मैं ये सियासतदानों की बात नहीं करी, मैं वैसे ही बात करती हूँ। वो लोग जो डिबेट करते हैं, जो लोगों से एड्रेस करते हैं, ये उनकी प्रैक्टिस होती है कि वो अपने लफ्ज़ों से दूसरों के जहनों पर अपनी मोहर लगा देते हैं। जितने भी दुनिया के आला मुकर्रर हैं, हाँ। वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं। जितने भी अच्छे गुलकार हैं वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं। जितने भी अच्छे अदाकार हैं वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं। प्राण ब्रीदिंग जो है वो की है आपकी सक्सेस की, हम उस पर काम नहीं करते। राइट। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका, आज बहुत मज़ा आया। मुख्तलिफ ज़ावियों से हमने सांस लेने के तरीके को सीखा। रब आपको इसका अजर दे, आप आते हैं हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं, और आप लोगों से यही कहूँगी कि बेहतर तरीके से सांस लीजिए और दूसरों को भी जो है सांस लेने का मौका दीजिए। हम लोगों को इतना घोट देते हैं कि वो सांस ही नहीं ले पाते बेहतर तरीके से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।